नमस्ते। मैं आचार्य सुशीला यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप सभी का मुझे जो प्यार मिल रहा है उसे आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे देती हूँ। तो आज हम एनाटॉमी का विषय ले रहे हैं, जिसमें हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है जिसे हम कोशिका कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करना चाह रही हूँ। क्योंकि योग में और योग इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर योग हमें आता है और अगर हमें एनाटॉमी नहीं आ रही है तो इसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमें ये एनाटॉमी आना बहुत ही जरूरी। तो क्योंकि अगर इस एनाटॉमी के अगर हमारे प्रत्येक अंग को जब हमें बारीकी से हम देख लेते हैं, बारीकी से इसे समझ लेते हैं, तो हमें योग समझने में टाइम तो ये हम जब कोशिश करते हम सेल भी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसने जैसे बायोलॉजी में इसे बोलते हैं। तो ये कोशिका जो साइटो है, बायोलॉजी में जिसे हम साइटो कहते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, न कि सबसे छोटा अंग। बहुत से लोग इसे क्या करते हैं कि सबसे छोटा अंग बताते हैं, तो गलत फहमी है, इसको दूर कर लीजिए। ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा अंग नहीं है। और जैसे हम जंतु विज्ञान है या पादप विज्ञान है, इसको हम बायोलॉजी में जूलॉजी और पादप विज्ञान को हम बॉटनी कहते हैं। तो ये दोनों जूलॉजी और बॉटनी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ अंग जैसे बॉटनी में हैं, इसके कोशिका के जो अंग है बॉटनी में ज़्यादा हैं और जंतु विज्ञान में कम हैं। इसके बारे में भी हम चर्चा आगे करेंगे। तो बायोलॉजी का जो जनक जिसे कहते हैं, या जूलॉजी बोल दे, उसका जनक हमें कहते हैं आस्टू जी को कहते हैं। और कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी जो इकाई है, जिसे हम साइटो कहते हैं। और इसका जो अध्ययन करने वाले अध्ययन है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो ये छोटी जो इकाई है, इसके जैसे हमारे मृत कोशिका है, मृत सेल है, उसकी खोज करने वाले जो थे उसका नाम था रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक हैं, चाहे मृत का हो और चाहे जीवित का हो, ये मृत कोशिका की खोज की थी। लेकिन जब भी आपको ये आए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये रॉबर्ट हुक ही आपको करना है।
तो साथ साथ में आप जैसे योग की डिप्लोमा थेरेपिस्ट और जो भी डॉक्टर की डिग्री या एमए या फिर नेट जो भी कर रहे हैं, तो उसमें आप इसका अध्ययन करके आप इसमें अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो करेक्ट। अब क्या होता है कि मतलब जीवित कोशिका है उसका अध्ययन किसने किया था? लीवन हॉक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? मृत कोशिका का निर्माण की खोज की थी। और लीवन हॉक है, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। तो ये तीनों आपको मतलब याद करके रखने हैं, जैसे रॉबर्ट हुक, लीवन हॉक और स्लाइडेन एंड स्वान। इन सभी ने ये अपने अलग अलग इसने खोज की है। अब जैसे देखें कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो क्या है? माइकोप्लाज्म। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सब ओवरऑल में, जैसे दुनिया में सबसे छोटी कोशिका तो है माइकोप्लाज्म, और सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। इसे हमें सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल में हम बोल सकते हैं। उसके बाद में जैसे मतलब अपन देखें तो हमारे जैसे शरीर का जो में प्लाज्मा का जो अटैक हो जाए तो क्या होता है कि हमारे श्वास की समस्या होना लग जाती है। कि प्लाज्मा है वो भी एक ही से हमारे ब्लड का एक हिस्सा है। तो इसमें अगर कोई अटैक हो जाता है, जैसे कहते हैं ना श्वास की प्रॉब्लम हो गई किसी के, मतलब ये नामुनिया बन गया, इस प्रकार से प्लाज्मा भी एक इसका एक भाग होता है। ये भी इससे एक रिलेटेड कोई चीज़ है। अब मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है, ये थोड़ा सा बीच में ये मैंने आपको बताया है, ये कुछ ये इस टॉपिक से संबंधित नहीं है, अलग ही है। लेकिन जब बीच में कुछ थोड़ी बहुत कभी कुछ चीज़ याद आ जाती है तो बोल देती हूँ। तो मनुष्य की सबसे बड़ी जो कोशिका है वो महिलाओं का ओवम है, अंडा है, महिलाओं का अंडा। और सबसे छोटी, मनुष्य की सबसे छोटी जो कोशिका है वो है पुरुष का स्पर्म, जो शुक्राणु है, वो पुरुष का शुक्राणु है। और सबसे लंबी कोशिका है वो है हमारे इस ब्रेन की कोशिका है, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, तंत्रिका कहते हैं। अगर इस ब्रेन की कोशिका में अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो दिक्कत हो जाती है, मतलब वो क्योंकि इसका सेल डिवीज़न नहीं होता और इसमें विभाजन नहीं हो पाता और ये ठीक भी नहीं हो पाता। अगर एक बार ब्रेन की कोशिका में कोई दिक्कत हो गई, जैसे मतलब बाहर जो ये चमड़ी है ऊपर लग गई तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अंदर फिर और ज़्यादा थोड़ी चोट लगती है, अगर हड्डी तक से पहुंच गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद में अगर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अगर हम मारते हैं तो अगर वो झिल्ली है उस तक पहुंच गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा हुमच के मार देते हैं तो उससे हमारे ब्रेन की जो चोट लगती है तो वो कभी ठीक नहीं हो पाती। इसलिए कहते हैं ना कि जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में बाहर जब ये रोड पर हम जाते हैं स्कूटी मोटरसाइकिल ले करके, तो हमें ये पुलिस वाले सभी कहते हैं कि भाई और तो कुछ करे ना करे लेकिन बाबू हेलमेट ज़रूर लगाएं। हेलमेट इसलिए लगाते हैं कि ये मतलब ब्रेन की कोशिका में अगर कोई दिक्कत हो गई तो आपकी दिक्कत सदा सदा के लिए रहेगी, वो ठीक नहीं हो सकती। इसलिए हेलमेट आप ज़रूर लगा के रखें क्योंकि ब्रेन की कोशिका में कभी कोई विभाजन नहीं होता, न वो ठीक हो सकती। लेकिन ये इतनी ज़रूर है कि लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लीवर में कोशिका विभाजन होता है और बहुत तेज़ी से उसका निर्माण होता है। तो अगर कोशिका में कहीं डिफेक्ट हो जाता है तो वो लीवर में तो जल्दी से ठीक हो जाती है, क्योंकि वो रिकवर जल्दी करती है। जैसे कभी कभार आपने देखा होगा कि लीवर डोनेट की जाती है तो लीवर का छोटा सा, किसी दूसरे आदमी के लीवर का छोटा सा टुकड़ा और डोनेट किया जाता है और थोड़े से दिनों में तुरंत वो रिकवर हो जाती है, पूरी लीवर बन जाती है। तो इस प्रकार से ये होता है। तो लीवर जल्दी से कर लेती है लेकिन ब्रेन वाली कोशिका नहीं कर पाती।
कोशिका का निर्माण जैसे ब्रेन में कम होता है और सबसे ज़्यादा है वो लीवर में होता है। और कोशिका के बाहर एक झिल्ली होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो ये झिल्ली भी हमारे कोशिका को मतलब एक सुरक्षा प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये जैसे अब हमारे कोशिका के जो अंग हैं उसके बारे में मैं आपको चर्चा करना चाहूँगी कि कोशिका के कौन कौन से अंग हैं जो हमें मतलब देखने को मिलते हैं। हालांकि ये कोशिका है मतलब बहुत ही बाल की आकृति जितनी छोटी सी सुई के नोक जितनी कोशिका हमारे शरीर के अंदर होती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने मतलब देखो कितना वैज्ञानिकों ने निर्माण किया है और कितना उन्हें रिसर्च किया है, कितना आविष्कार किया है। तो मतलब छोटे छोटे अंग हैं उनको भी खोज निकाला। इसलिए कहते हैं ना विज्ञान में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो इस विज्ञान का तो एक कोई तोड़ भी नहीं है। विज्ञान बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो इसलिए ये हर किसी के बस की बात भी नहीं होती, सब नहीं कर सकते इसमें। तो कोशिका झिल्ली कोशिका का एक अंग है जो कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है और कोशिका झिल्ली है जो जंतु कोशिका में भी पाई जाती है, जंतुओं में भी पाई जाती है और पादपों में भी पाई जाती है। जंतु पौधों में दोनों में ये पाई जाती है कोशिका झिल्ली। जंतु में इकेरी झिल्ली होती है, एक ही झिल्ली होती है कोई जंतु कोशिका में जंतुओं में, और पादपों में दोहरी झिल्ली होती है। तो इकेरी झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली कहते हैं और पादपों में कोशिका झिल्ली दोहरी होती है जिसमें क्या है कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति जैसे मतलब भित्ति को हम सेल वाल भी बोलते हैं और ये सेलुलोज की बनी होती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि मतलब हमारे कपड़े हैं, हमारा जो ये मैंने कपड़ा पहन रखा है सूट, तो ये भी सेलुलोज का बना हुआ है। और हमने जैसे मतलब कागज़ बनाया है तो ये भी सेलुलोज का बना हुआ होता है। और ये अलग अलग से और जैसे कवक की झिल्ली है वो काइटिन की बनी होती है और इस प्रकार से ये होती है। उसके बाद में आता है इसका अंग है जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे सूत्रकणिका भी कहते हैं। ये ऊर्जा का गृह कहा जाता है इसे। और इसकी बाहरी मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा से बनी हुई होती है और इसके अंदर की जो दो प्रकार की जो झिल्लियाँ होती हैं, जैसे बाहरी दीवार है उसको तो हम क्रिस्टी कहते हैं और अंदर की दीवार को मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति है, जैसे बाहर से तो एक जैसे या मतलब एक ऐसे लगता है जैसे यहाँ लंबी आकृति सी होती है उसकी, जैसे अंगुली जैसी संरचना होती है इस प्रकार से लंबी, और इसके अंदर एक झिल्ली और होती है। तो बाहरी झिल्ली तो थोड़ी सी साफ सुथरी सी जैसे मतलब एकदम से उसमें कोई उभार नहीं होता, और अंदर की झिल्ली है उसके अंदर उभार होते हैं इस प्रकार से ऐसे करके बने हुए उभार होते हैं। तो इस प्रकार से ये होती है और इसके अंदर है वो मतलब ये जब हमारे जो फेफड़ों से जो ऑक्सीजन फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है तो ऑक्सीजन से वहाँ क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से पूरे शरीर तक पहुँचाने का प्रयास करता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेफड़ों से बाहर निकालने का काम हीमोग्लोबिन का होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है वो ब्लड के माध्यम से वो मतलब जो ऑक्सीजन है वो इससे माइटोकॉन्ड्रिया को ले जा करके देता है और वहाँ क्या होता है एक क्रेब्स चक्कर चलता है। उस क्रेब्स चक्कर में क्या है कि मतलब ऑक्सीजन जनरेट होती है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ऑक्सीजन मतलब पूरी कोशिकाओं तक पहुँचने का प्रयास किया जाता है। तो वहाँ क्या होता है कि मतलब ये श्वसन जैसे हमारे एक तो बाहर हो गया जो फेफड़ों में हो गया, एक कोशिका के अंदर दो जगह हमारे शरीर में दो प्रकार का श्वसन दो जगह श्वसन होता है, एक तो फेफड़ों में और एक होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में।
तो इस प्रकार से दिया गया है, बताया गया है। और वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में जा कर के इस जब ऑक्सीजन लेके जाता है हीमोग्लोबिन, तो वहाँ क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी से क्या होता है, एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज जब हमारे शरीर के अंदर जाती है तो वो हमारे शरीर को पोषक तत्व है, मतलब वो पोषक तत्व है, एज ए पोषक तत्व है हमारे शरीर का। तो वो ग्लूकोज जब हमारे शरीर में बनती है, जाती है, मिलती है, तब हमारे शरीर में कोशिका का निर्माण नहीं, हमारे शरीर का निर्माण होता है और अंगों को मतलब एक भोजन मिलता है मतलब। और अगर मतलब ये ग्लूकोज का निर्माण हो नहीं तो हमारे शरीर में दिक्कत पैदा होती है। जैसे मतलब आपने देखा होगा मधुमेह के पेशेंट हैं, उसमें क्या होता है कि मतलब ग्लूकोज का कभी तो कई दो स्थितियां होती हैं। जैसे मतलब एक तो ग्लूकोज बनता ही नहीं है, बनता तो है लेकिन कोशिका तक नहीं पहुंच पाता। 2 प्रकार की होती है ये डायबिटीज़। और इसमें मतलब एक में तो क्या है कि नहीं बनता, उसमें इंजेक्शन दिया जाता है, और जो बनता है उसका मतलब दवाइयों के माध्यम से इलाज किया जाता है। तो इसलिए ये मतलब ग्लूकोज नहीं बनता है तो दिक्कत होती है, ग्लूकोज कोशिका तक नहीं पहुंचता है तब भी दिक्कत हो जाती है। तो ये वहाँ मतलब उस तक नहीं पहुंच पाता और शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और प्रॉपर मात्रा में हमारे शरीर की कोशिका तक नहीं पहुंच पाने से वो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और उस डॉक्टर लोग कहते हैं कि मतलब डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया है। तो इसे शॉर्ट में DM बोलते हैं। तो ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब ये दिक्कत पैदा हो जाती है। तो वहाँ जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सी जगह देखा जाता है, कभी कई कोशिका होती है तो सभी में एक जैसे नहीं होते, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो इस प्रकार से होते रहते हैं। और फिर अब देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया को मतलब मतलब क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक एटीपी का निर्माण, 38 एटीपी का निर्माण होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है यहाँ जाकर के क्रेफ्ट चक्र के माध्यम से, इसलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है। जैसे हमने देखा होगा कि बिजली में जैसे मतलब बिजली विभाग में जब कोई काम करते हैं उसको पावर हाउस में काम करता है। तो बिजली या बनती कहाँ है वो अलग होता है, और जहाँ मतलब इकट्ठी रहती है वो भी पावर हाउस कहा जाता है। वैसे ही इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी अल्टमैन ने की थी। तो जो ऐसा वैज्ञानिक था जो अल्टमैन था, इन्होंने इसकी खोज की थी। अब आता है एक कोशिका का अंग जिसे हम कहते हैं गाल्जी बॉडी। तो गाल्जी बॉडी को हम गाल्जी काय भी कहते हैं। इसकी खोज है वो कैमिलो गाल्जी ने की थी। ये क्या करता है, गाल्जी बॉडी क्या करता है, हमारे शरीर में परिवहन का काम करता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ऑक्सीजन ले जाना, या ऊर्जा है वो एक दूसरे, ग्लूकोज की मात्रा है वो मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाना। क्योंकि मान लीजिए जैसे मैं बोल रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ यहाँ खत्म हो रही है, मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है मेरी बोलने से, मेरी जीभ में यहाँ मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है। तो गाल्जी काय का क्या काम है, गाल्जी बॉडी का क्या काम है कि वो जहाँ से जो ऊर्जा खत्म नहीं हो रही है, जहाँ जो अंग है वो स्थिर है, आराम से पड़ा है, वहाँ अगर वो ऊर्जा काम नहीं आ रही है और वो ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, जहाँ ऊर्जा की ज़रूरत है तो वो ले करके वहाँ ले जाने की काम करती है। जैसे जीभ को बार बार में ला करके ऊर्जा पहुँचाने का काम करती है, ये ट्रांसफ़र करती रहती है, ये ऊर्जा को ख़त्म नहीं होने देती और वहाँ पहुँचाती रहती है। तो ये हमारी गोल्जी बॉडी का काम है और कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। अब आती है रसधानी, जिसे हम इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं, जो वाटर अवशोषण का काम करती है। हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि मतलब हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो पानी की मात्रा शरीर में ज़्यादा है और बाकी चीज़ों की कम है मात्रा। तो वो कहाँ रहता है, मतलब वो पानी, तो वो वैक्यूल्स में रहता है, रसधानियों में रहता है। शरीर के अंदर हमारी जो त्वचा है
हमारी जो कोशिका है इसमें क्या होता है, वो होती हैं रसधानियाँ होती हैं, उसके अंदर ये पानी रहता है। और ये पौधों और जंतुओं में दोनों में पाया जाता है, लेकिन पौधों में ये बड़ी साइज की होती है और ये अपने जंतुओं में छोटी साइज की रसधानियाँ होती हैं, क्योंकि पौधों को पानी को ऑब्जर्व करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए वो वहाँ ज़्यादा बड़ा होती है ये रसधानियाँ। अब उसके बाद में आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का दूसरा नाम जैसे हम लें तो तारक काय इसे कहते हैं, और इसकी खोज है वो बोबरी ने की थी। और कोशिका का विभाजन करता है ये काम, ये भी कोशिका का विभाजन कौन करता है, सेंट्रोसोम, तारक काय करता है। ये टूट करके मतलब क्या है कि दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। इसमें टूट करके मतलब बिखर जाना नहीं है, इसमें क्या होता है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। जब कोशिका का विभाजन जब हम साइंस में पढ़ेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि कोशिका का विभाजन किस प्रकार से होता है। अभी इस पर फेजों में होता है, जैसे प्रोटोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इस प्रकार से टेलोफेज, इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। तो टूट करके क्या होती है, दूसरी कोशिका का निर्माण हो जाता है। और जब जैसे हम देखें ये टुकड़े दोनों के, जैसे दो टुकड़े हो गए, दोनों टुकड़े हो गए, तो दोनों में मतलब वो अलग अलग अपनी कोशिका का निर्माण हो गया। और उन सभी में उसमें भी सभी जो अंग हैं, सेंट्रोसोम भी है, रसधानी भी है, गाल्जी बॉडी भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, कोशिका झिल्ली भी है, केंद्रक भी है, न्यूक्लियस भी है, सब इसमें मतलब सब होते हैं। जो दो कोशिका बन गई तो दोनों में सब प्रकार के अंग पाए जाते हैं। और शुगर की जो बीमारी होती है ना जिस व्यक्ति के, विशेष तौर से शुगर वालों को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि शुगर जिसमें होती है, शुगर की बीमारी जिसकी होती है, उसमें तारकाय हाईली रूप से काम नहीं करती है, हाईली रूप से वर्क नहीं करती है वो तारकाय, मतलब विभाजन उसमें नहीं होता है और दिक्कत पैदा हो जाती है इस व्यक्ति को, और वो कोशिका मरती जाती हैं, कम होती जाती हैं, क्योंकि वहाँ वैसे भी मतलब ग्लूकोज की मात्रा नहीं पहुँच पाती है, इसलिए दिक्कत होती है। और छिपकली होती है, गेंडा होता है, आपने देखा होगा, उसमें सेंट्रोसोम और तारकाय बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए छिपकली की जैसे कभी कभार आपने देखा होगा छिपकली की वो जो पूँछ है वो कट जाती है और तुरंत वो छिपकली की जो पूँछ है वो वापस उगाती है, तो वो सेंट्रोसोम की मात्रा इसमें ज़्यादा होने की वजह से ये तेज़ी से उसमें विकास होता है। वैसे ही लीवर में होता है, वैसे ही इसमें होता है, और ब्रेन में कम होता है। और ब्रेन को जैसे हम अपने शरीर का क्या कहते हैं, MCB बॉक्स कहते हैं। और इसमें ये मतलब कोशिका विभाजन नहीं होता है। 90% में कोशिका विभाजन नहीं होता है, 10% है उसमें विभाजन होता है, जो आगे मैं आपको बताना जा रही हूँ। और इससे तारकाय है, ये सेंट्रोसोम है, इसकी आकृति है जैसे बंडल नहीं होता है क्या, कि मतलब हम जैसे गठरी सी बांधते हैं गोल गोल, इस प्रकार का इसका आकार होता है। और अगर मान लो कि ये कोशिका का विभाजन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो हम कैंसर के शिकार हो जाते हैं। ये कोशिका बहुत ही जल्दी मात्रा में और मतलब बढ़ जाती है और गुच्छा सा बन जाती है, इसलिए मतलब आप मान सकते हैं वहाँ सेंट्रोसोम की मात्रा ज़्यादा है और वह हाईली काम कर रहे हैं, इसलिए वहाँ कैंसर का विकार, कैंसर बन जाता है। तो इससे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे लीवर में कैंसर बन जाता है जल्दी से होता है। और जैसे कैंसर ब्रेन में बहुत ही कम बढ़ने के चांस होते हैं, अगर बनते भी हैं तो कैंसर है वो ब्रेन में ट्यूमर के रूप में बनता है, वैसे ब्रेन में कैंसर नहीं बनता।
लेकिन ट्यूमर के रूप में बनता है। इसमें क्या होता है कि ब्रेन में हमारे 2 प्रकार की न्यूरॉन्स होते हैं। एक तो न्यूरॉन्स होते हैं और एक होता है गीलियल सेल। एक तो न्यूरॉन सेल होती है और एक है गीलियल सेल। न्यूरॉन सेल 90% होती है, जिसमें सेंट्रोसोम नहीं होता, न उसमें कोई विभाजन होता, लेकिन गीलियल सेल 10% है, उसमें विभाजन होता है। तो वहाँ ये मतलब क्या है कि ब्रेन ट्यूमर बनती है। वहाँ ये सेंट्रोसोम होने की वजह से यहाँ ट्यूमर बन जाती है। तो इसे ये ब्रेन का ट्यूमर है, ब्रेन का ट्यूमर या ब्रेन का कैंसर है, हम इस ट्यूमर को कह सकते हैं। उसके बाद में आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इसका शॉर्ट नाम है वो ER बोलते हैं हम, और इसे हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये है हमारे शरीर में क्या करता है कि मतलब हड्डियों का निर्माण करता है, स्केलेटन का निर्माण करता है। मतलब हड्डियों का ढांचा, जैसे हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए हड्डियों की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही ये कोशिका को हड्डियां प्रदान करने का काम, मतलब एक हड्डियों का ढांचा प्रदान करने का काम करता है। मतलब सुरक्षा देता है हमारी कोशिका को, कंकाल के रूप में कोशिका के अंदर कंकाल का काम करता है। और ये 2 प्रकार की होती है, एक तो ER स्मूथ और एक है ER रफ। तो ER स्मूथ है, ये मतलब क्या करती है, फैट का निर्माण करती है, और ER स्मूथ है ये रफ है, ये मतलब प्रोटीन का निर्माण करती है। और ये मतलब जैसे ER स्मूथ है, ये फैट का निर्माण करती है। ER रफ है, इससे कि मतलब ये राइबोसोम होते हैं, इसी राइबोसोम की वजह से ही ये मतलब खुरदरी होती है, ये यहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है, क्योंकि इसे राइबोसोम प्रोटीन का गृह कहा जाता है। तो राइबोसोम है वो कोशिका का सबसे छोटा अंग कहा जाता है। तो इस राइबोसोम में क्या होता है, जैसे इसकी खोज है वो पिलाडेन ने की थी, और इसके जो राइबोसोम का जो सबसे छोटा कोशिकांग है, मतलब कोशिका का सबसे छोटा अंग हमें बोलते हैं इसे, या प्रोटीन का निर्माण ज़्यादा होता है। जैसे आगे जब हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे प्रोटीन है साइंस है, उसमें देखेंगे तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है, जैसे हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं, जिसमें 10 प्रकार के तो हमारे शरीर में मतलब होते हैं प्रोटीन, और 10 प्रकार के हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो फिर जैसे ये हमारे होते हैं, जैसे वो अपनी कोशिका तक पहुंचाने का काम करते हैं, और ये एक उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है, एक उसे ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इस प्रकार से प्रोटीन ये राइबोसोम के जो कुछ अंग होते हैं वो करते हैं। और इसमें जैसे कि है ये एनाबॉलिज्म का काम करता है ये, तो यहाँ राइबोसोम के अंदर। अब इसके अंदर आता है एक जैसे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो एक टेस्ट ट्यूब होता है, जिसमें क्या होता है, लिक्विड होता है, जिस लिक्विड को हम एक को तो जो कम होता है, जो हल्का होता है, उसे तो हम 70S कहते हैं, और जो मतलब भारी होता है उसे हम 80S कहते हैं। तो भारी का मतलब यह है, जैसे हम एक परखनली में कोई चीज़ लेते हैं, और उस चीज़ को जैसे मतलब एक उसके अंदर जैसे दरवा भरा होता है, और उसके अंदर जब हम इस चीज़ को डालते हैं तो वो नीचे बैठ गया, इसका मतलब वो भारी है, 80S है। और जो नीचे नहीं बैठ रहा है, धीरे धीरे मात्रा में धीरे धीरे चल रहा है, वो मतलब 70S माना जाता है। और इसमें क्या होता है कि 70S है, उसको तो हम जैसे
प्रोकैरियोटिक नाम दे सकते हैं, जो अविकसित जिस कोशिका के बारे में इसे बता सकते हैं, जो आँखों से दिखाई हमें नहीं देता है। और एटीएस है वो अच्छा होता है, विकसित होता है। और यूकैरियोटिक जिसे हम कहते हैं, जैसे मतलब कोशिकाओं के बारे में बताऊंगे, जैसे आगे बताएंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये इस प्रकार की कोशिकाएं जिसमें जिस जंतुओं में होती हैं वो होती हैं। तो यूकैरियोटिक है वो मतलब क्या है कि इसमें दिखाई देती हैं, आँखों से दिखाई हम देख सकते हैं। और प्रोकैरियोटिक में हम आँखों से, खुली आँखों से हम नहीं देख सकते, माध्यम से हम देख सकते हैं। अब उसके बाद में आता है न्यूक्लियस, जिसे हम केंद्रक कहते हैं, जिसकी खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और इसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम में जैसे डीएनए होता है, डीएनए में मतलब ये जीन्स होते हैं, इस प्रकार से इसमें आरएनए, डीएनए सब प्रकार की चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। इसमें है वो 80% होता है और डीएनए है वो 20% होता है, जिसमें 10% तो डीएनए होता है और 10% अन्य इसमें होते हैं। और एक धागे जैसी संरचना होती है, जिसको हम मतलब उखाड़ करके जैसे ये क्रोमोजोम, डीएनए, फिर जीन्स, इस प्रकार से ये आगे तक हम बढ़ाते हैं तो एक रिंग जैसी संरचना बनती है। और केंद्रक को हम क्या कहते हैं, कोशिका की बुद्धि कहते हैं, क्योंकि केंद्रक है वो हमारे कोशिका है, उसकी बुद्धि कहते हैं उसको, वो ही काम करता है। केंद्रक अगर नहीं हो तो दिक्कत होती है, क्योंकि वो सारे का निगरानी रखने का काम वो करता है। अब उसके बाद में आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम भी एक कोशिका का अंग है, जिसकी खोज है वो डी डुबे ने की थी। जो थैलीनुमा संरचना एक होती है, जो कोशिका को पाचन तंत्र भी इसे कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि जल घटक एंजाइम होता है। तो इसमें वो जल घटक एंजाइम होता है, जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। जो कोशिका को अगर कोई दिक्कत हो और कोई कोशिका का अंग काम नहीं कर रहा हो, तो वो उसे इस अपने को खुद को जला लेता है, अपने को खुद को फाड़ देता है, पूरी कोशिका का खात्मा हो जाता है और उसको सभी को पचा करके रख देता है, ख़त्म हो जाता है। फिर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे जो कोशिका के अंग हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो दिक्कत पैदा हो जाती है, बवाल खड़ा हो जाता है कि मतलब अब क्या करें। और वहाँ मतलब एक काला काला धब्बा सा बन जाता है, या फिर कोई मार देता है तो उस पर वहाँ कोशिका मर जाती हैं, तो वहाँ भी सब खत्म हो जाते हैं। तो वहाँ फिर क्या काम, कोशिका का कौन सा ऐसा अंग है जो मतलब वहाँ उसको जो कोशिका जो मरी है उसको मतलब बाहर, मतलब कचरे को बाहर निकालने का लाइसोसोम के माध्यम से, मतलब लाइसोसोम मर गया तो वो वहाँ ख़त्म कौन करेगा, नहीं तो लाइसोसोम है जो उसको खा करके पचा करके उसको पूर्ण कर देता है। लेकिन लाइसोसोम ही मर जाता है तो क्या करें। तो उसके अगल बगल से क्या होता है कि जैसे मतलब ये सेंट्रोसोम है, तारक है, वो वापस वहाँ मतलब कोशिकाओं का जैसे निर्माण कर करके और वापस वहाँ से रीजनरेट करने का काम सेंट्रोसोम करता है। और वापस वहाँ कोशिका का निर्माण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और लाइसोसोम भी होता है। फिर वो धीरे धीरे करके वो सारा जो हमारा काला काला जो धब्बा हमें जमा था वो ठीक हो जाता है। तो कोशिका के सभी अंग हैं, इससे क्या है कि मतलब लाइसोसोम रहते हैं और वहाँ काम करते रहते हैं। नहीं करता है तो वो क्या है कि अपनी दादागिरी वहाँ छेड़ता है और कहता है अगर आपको नहीं करना है, नहीं करते हो क्या, नहीं करते हो, तो वो क्या करता है अपने आप को फाड़ लेता है और वो सारी कोशिका को ख़त्म कर देता है, खुद फट जाता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं लाइसोसोम को। और आरबीसी जिससे और में सभी में जैसे लाइसोसोम पाया जाता है, जैसे हमारी लार हैं, लार ग्रंथियाँ हो तो उसमें भी लाइसोसोम पाया जाता है।
और हमारा जो ये WBC है, केंद्रक है, और ये जो भी कुछ है, ये प्लेटलेट्स हैं, सभी में लाइसोसोम पाया जाता है। लेकिन ये RBC में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तो और मृत कोशिकाओं को खाने का काम लाइसोसोम करता है। तो RBC जब मर जाती है, क्योंकि RBC का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है, अगर 120 दिन में जब वो कोशिका जो RBC मर गई, तो अगर लाइसोसोम वहाँ उसको साफ़ नहीं करता है तो वो वहाँ सड़ी रहेंगी, पड़ी रहेंगी, बीमारी फैल जाएंगी या कीटाणु फैल जाएंगी, कोई दिक्कत हमारे शरीर में हो सकती है। देखो, भगवान ने ये शरीर का निर्माण किया है, बहुत ही सोच समझ करके किया है। अगर ऐसा नहीं करते तो ये शरीर इतना नहीं चल पाता, इतनी दिक्कत नहीं हो पाती, इतनी शरीर है वो इतना नहीं चल पाता और दिक्कत खड़ी हो जाती। तो इसलिए इसने हर चीज़ का अपना अपना एक वो सुरक्षित रखने का एक जरिया रखा है। तो ये RBC फिर क्या करती है? RBC क्या करती है? RBC है वो हमारे शरीर के अंदर जो RBC है वो मतलब वहाँ से जहाँ मर जाती है, वहाँ से 120 दिन में मर जाती है, उसके बाद में वो क्या होती है, मतलब वो ब्लड के माध्यम से, और एस्प्लिन है, उस एस्प्लिन या प्लीहा जिसे तिल्ली कहते हैं, उसमें जाती है और वहाँ जा कर के वो ख़त्म हो जाती है और साफ़ हो जाती है। ये हमारे शरीर की एक क्रिया है जिसके माध्यम से मतलब वहाँ जा कर के वो पूरी साफ़ हो जाती है। नहीं तो 120 दिन से एक कोशिका ख़त्म हो गई, फिर दूसरी कोशिका 120 दिन से ऐसे करके ख़त्म हो जाती है पूरी, अगर नहीं होती। तो इसलिए शरीर में जैसे सेंट्रोसोम के माध्यम में कोशिका का निर्माण होना भी ज़रूरी है, और कोशिका का जैसे मतलब मर गई तो उसको साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कैसी चीज़ें जिसने बनाई हैं, भगवान ने जैसे बनाई हैं, तो हम तो इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वैज्ञानिक के जैसे विज्ञान ने कितनी मतलब अच्छी खोज की है, जो इन चीज़ों को ढूंढा है और इनको वैज्ञानिकों ने इसको अध्ययन किया, अध्ययन करके इस चीज़ को खोज के निकाला है। आज इसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, सारा काम हो रहा है। तो ये जैसे मैं कहती हूँ, सभी व्यक्ति एक दूसरे से मिल करके चलें, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो इसलिए इससे चलता है सब काम। अगर ऐसा कोई एक भी आदमी अगर मान लो कोई काम नहीं करे, तो यहाँ इस दुनिया में जो चीज़ चल रही है, जो हमारी जीवन चल रहा है, तो उसका वो क्या है कि उसमें दिक्कत पैदा हो जाती है। इसलिए सभी को सोच समझ के अपना अपना काम अपनी अपनी जगह करना चाहिए, एक से कोई कुछ काम नहीं होने वाला। तो RBC का कब्र है वो एस्प्लिन को कहा जाता है, जैसे प्लिया या तिल्ली हम कहते हैं। और हमारे शरीर के अंदर एक जो अंग है कोशिका का अंग है, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य जिसे कहते हैं, जो 2 तरह से हमारे शरीर के अंदर वो पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि मतलब 2 प्रकार का होता है, एक तो न्यूक्लियोप्लाज्म और एक है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म को केंद्रिका द्रव्य और साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य हम कहते हैं। तो इसकी खोज है वो पुरकिंजे ने की थी। और हमारे शरीर में मतलब ये शरीर में 80% पानी पाया जाता है, और इस 80% पानी में अगर 1% पानी की जगह शरीर में कमी आ जाती है तो हमें प्यास लगने लग जाती है, और अगर 10% की हमारे शरीर में पानी की कमी आ जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए ये जीव द्रव्य भी हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कोशिका का जो अंग हैं वो जैसे मतलब पड़े हैं, अगर उसके अंदर जीव द्रव्य नहीं हो तो वो कोशिका के अंग जैसे मतलब कोई हम बैग लिया, उस बैग में जैसे मतलब टिफ़न डाल लिया, छरिया डाल लिया, या चम्मच डाल लिए, या फिर कोई डिब्बा डाल लिया, या फिर कोई बोतल डाल ली, इस प्रकार से फिर हम दौड़ेंगे तो वो एक दूसरे से भिड़ेंगे तो दिक्कत पैदा हो जाती है, या तो कोई टूट जाएगा या फूट जाएगा, या फिर कोई दिक्कत हो जाएगी, या किसी से पानी निकलेगा और किसी से मतलब प्रोटीन निकलेगा और किसी से कुछ निकलेगा और किसी के खून निकलेगा, इस प्रकार से अलग अलग ये होता रहेगा।
इसलिए भगवान ने देखो मतलब क्या सोच समझ के ये चीज़ बनाई है कि इसके अंदर जीव द्रव्य भरा जाता है। जिस प्रकार से हम मोबाइल लाते हैं तो मोबाइल में क्या होता है, जैसे एक डिब्बा होता है, डिब्बे में मोबाइल को रख देते हैं और इसके चार्जर को रख देते हैं, सबको रख देते हैं, लेकिन उसके अंदर मतलब थोड़ी थोड़ी जगह अंदर है जो वो मतलब उसके अंदर ये अपना कागज़ होता है, ये गत्ता होता है, उसको मतलब रखते हैं, अलग अलग रखते हैं और उसके अंदर गत्ता लगा के रखते हैं ताकि वो एक दूसरे से भिड़े नहीं, एक दूसरे में दिक्कत पैदा नहीं। वैसे ये जीव द्रव्य हमारे शरीर में काम करता है और इस जीव द्रव्य मतलब उसको यथास्थान पर बनाए रखने में सहायक होता है। और अगर ये अपने जीव द्रव्य है, ये हमारे शरीर की भौतिक इकाई है, हमारे जीवन की भौतिक इकाई है। अगर ये नहीं हो तो हमारा शरीर है वो निरर्थक है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर में। और इसको मतलब एक तो न्यूक्लियोप्लाज्म और एक साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म तो क्या होता है, कोशिका का द्रव्य होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब ये हमारे केंद्रक है, उसके केंद्रक का द्रव्य होता है। तो इसमें भी मतलब एक दूसरे में मतलब गैप है, झिल्लियाँ हैं और जीव द्रव्य है। अगर इसमें तो क्या होता है कि मतलब कोशिका द्रव्य है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में आ जाएगा और न्यूक्लियोप्लाज्म है वो कोशिका साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। इस प्रकार से दिक्कत हो जाती है। तो ये अपनी अपनी जगह ईश्वर ने क्या मतलब है बहुत ही सुंदर एक निर्माण किया शरीर का, बहुत ही सोच समझ के किया है। तो हमें इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज इतने ही कोशिका आगे फिर जब मैं ये डालूँगी तो दूसरे और इसमें कोशिका के अंगे और आगे DNA, RNA, जो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इस प्रकार से सभी का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।